बेटा कुछ जर्नल एमसीक्यूज पर टॉपिक वाइज बात करते हैं। जिस तरह डेप्रिसिएशन का चैप्टर है, तो डेप्रिसिएशन के चैप्टर से बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं पेपर में। जिस तरह आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड से एक एमसीक्यूज बनता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड को स्ट्रेट लाइन क्यों कहते हैं। तो उसका एनुअल डेप्रिसिएशन यानी सालाना डेप्रिसिएशन का जो आंसर होता है वो सेम होता है, इसलिए उसको स्ट्रेट लाइन मेथड कहा जाता है। अच्छा, इसके अलावा जिस तरह अभी कुछ देर पहले मैंने डिस्कशन में आपको बताया था कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एक वाहिद मेथड है जिसमें सैल्वेज वैल्यू नहीं आता। ये बात आजकल एमसीक्यूज में पूछ रहे हैं। अच्छा, इसके अगर अलावा अगर मैं बात करूं सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, ये बात आपसे आगे पीछे करके पूछ सकते हैं। जैसे सैल्वेज वैल्यू का दूसरा नाम क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए स्क्रैप वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू होता है उसका नाम, या एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। उसका आंसर भी क्या होगा, सैल्वेज वैल्यू होगा। अच्छा, अगर मैं इसके आगे और डिस्कशन को बढ़ाना चाहूँ, बढ़ाने के लिए मैं आपको फिर बताऊं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हमने क्लास में बहुत मरतबा डिस्कशन करा इस पर, किसको कहते हैं, कॉन्ट्रास्टेड अकाउंट को कहते हैं। और डेप्रिसिएशन क्या है, तो बेटे डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है। फिर आजकल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर एमसीक्यूज बनाते हैं। आपको एमसीक्यूज देंगे कि बताइए इसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है। तो अगर आपने जिस तरह हम लोगों ने जब सॉल्यूशन पास्ट पेपर के बनाए थे, तो उस पास्ट पेपर के सॉल्यूशन में आपको ये बात बार बार बताई थी कि फायर इंश्योरेंस हो गया, रिपेयर एक्सपेंस हो गया, इनकम टैक्स हो गया, लाइसेंस फीस हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस फीस जिसको आप कहते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया, और इसके अलावा रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो गया। तमाम चीज़ें आपके लिए क्या बताई थी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताई थी। तो ये अगर आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के छोटे चंद नाम पता है, तो आपको ये सवाल में खुद पता चल जाएगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है। तो अक्सर एमसीक्यूज ये बन रहा है कि कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं। तो अगर अब वो तीन आपको चार एमसीक्यूज देगा, उसमें से एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, बाकी कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। अभी जो मैंने नाम बताए उन नाम का थोड़ा सा ख्याल रखना। फिर आजकल एक चीज़ देखने में आ रही है कि बोलेगा बताओ कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप किस नाम से रिकॉर्ड करते हो। तो याद रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी भी अपने नाम से रिकॉर्ड नहीं होता। कैपिटल एक्सपेंडिचर फिक्स एसेट से रिकॉर्ड होता है। जिस तरह फिक्स एसेट क्या, अगर मैं मशीन खरीद रहा हूँ, फिक्स एसेट है मशीन, तो मैं फिक्स एसेट नहीं लिखूंगा, मैं मशीन को रिकॉर्ड करूंगा। और एक और एमसीक्यूज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है बेटा नेचर वाइज वो हमारे लिए एसिड होते हैं। इस बात का ख्याल रखना पेपर में डेप्रिसिएशन से। ये चंद एमसीक्यूज, हाँ एक मुझे एमसीक्यूज अभी याद आया, जिस तरह आपसे पूछ सकता है डेप्रिशिएबल कॉस्ट। तो आप याद रखिएगा डेप्रिशिएबल कॉस्ट क्या होता है। उसका फॉर्मूला डेप्रिशिएबल कॉस्ट का, कॉस्ट में से सैल्वेज वैल्यू को माइनस करोगे, जो भी आंसर आएगा उसको आप डेप्रिशिएबल कॉस्ट कहोगे, ठीक है। इसके अलावा बुक वैल्यू कौन से मेथड में होती है, तो याद रखिएगा बुक वैल्यू का फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो कौन से उसमें आ गई, तो ये आपका फॉर्मूला बन रहा है डिमिनिशिंग का। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को आप बुक वैल्यू मेथड भी कहते हैं। इस बात का आपने ख्याल रखना है। ये चंद चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आगे बात करूं डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, तो डेप्रिसिएशन के अंदर एक एमसीक्यूज आजकल बन रहा है कि डेप्रिसिएशन किस तरीके का एक्सपेंस है। तो याद रखिएगा नॉन कैश एक्सपेंस कहलाता है डेप्रिसिएशन। अच्छा, फिर डिमिनिशिंग के और भी नाम है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, रिड्यूसिंग के अलावा बुक वैल्यू मेथड है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है, और डिमिनिशिंग तो आपको पता है। तो ये चंद एमसीक्यूज थे आपके जो। और हाँ, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जो है उसमें आप जो एनुअल डेप्रिशन कैलकुलेट करते हैं, तो याद रखिएगा जो हमारी एनुअल डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट होती है वो हर साल क्या होती है, डिक्रीज। लेकिन अगर आंसर में ग्रेजुअली डिक्रीज है तो फिर ग्रेजुअली डिक्रीज लगाना, इसका मतलब है तेजी से कम होना, ठीक है। अच्छा, ये चंद एमसीक्यूज थे आपके डेप्रिसिएशन से। अब मुझे थोड़ी सी मैं डिस्कशन करता हूँ रिटेन अर्निंग पे। देखो, रिटेन अर्निंग से सबसे पहला एमसीक्यूज तो आपका ये बनता है रिटेन अर्निंग से कि रिटेन अर्निंग होता क्या है। तो आपको पता होना चाहिए पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को रिटेन अर्निंग कहते हैं। अगर आंसर में ये नहीं लिखा हुआ तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा। मान लीजिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं है,
तो आंसर होगा फिर एक्यूमुलेटेड रेवेन्यू। अच्छा, फिर आप जो डिविडेंड्स डिक्लेयर करते हैं तो किससे आप उसके अमाउंट कहाँ से निकालते हैं? तो मैंने आपको बताया था उसका अमाउंट आप रिटेन अर्निंग से निकालते हैं। अगर आप रिजर्व्स को क्रिएट करते हैं तो उसका अमाउंट आप कहाँ से निकालते हैं? तो उसका अमाउंट आप रिटेन अर्निंग से निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर एंट्री वाइज कंसेप्ट, तो वो तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, वो चीज़ें तो आपको क्लियर होनी चाहिए। हाँ, डिविडेंड्स जो है वो नेचर वाइज करंट लाइबिलिटी है, फिर चाहे वो कैश डिविडेंड हो, फिर चाहे वो नेचर वाइज स्टॉक डिविडेंड हो, दोनों नेचर वाइज आपकी करंट लाइबिलिटीज है। अच्छा, ये दो चार एमसीक्यूज इससे बन जाते हैं रिटेन अर्निंग से। उसके बाद आते हैं नॉन प्रॉफिट कंसर्न पे। बेटा नॉन प्रॉफिट कंसर्न पे पहले तो आपको चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के नाम पता होने चाहिए, जो मैंने अपनी क्लास में बेसिक पढ़ाते हुए आपको बताए थे कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में स्कूल्स हो सकते हैं, कॉलेजेस हो सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी बताया था, हॉस्पिटल्स बताया था, तो ये और वेलफेयर ट्रस्ट बताए थे, तो ये एक एमसीक्यूज बनता है। इसके अलावा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट किसका सब्सटीट्यूट है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सब्सटीट्यूट होता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छा, फिर वो आपसे पूछ सकता है कि एक्यूमुलेटेड फंड क्या होता है इस टॉपिक में। तो कैपिटल फंड को आप एक्यूमुलेटेड फंड कहते हैं, कैपिटल भी कह सकते हैं, कैपिटल फंड भी कह सकते हैं, या आपके ऊपर है आप चीज़ को समझ कैसे रहे। अच्छा, फिर अगर मैं मज़ीद आगे बढ़ूँ इसी टॉपिक को लेके, तो कुछ चीज़ें आपको, जिस तरह कोई अमाउंट हम किसी को गिफ्ट के तौर पे दे रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? डोनेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये एक एमसीक्यूज यहाँ से बन जाता है। और अगर मैं इसके एमसीक्यूज को और आगे अगर बढ़ाना चाहूँ, तो जिस तरह रिसीव इन एडवांस, ये सिंगल एंट्री को भी कवर कर रहा है और ये नॉन प्रॉफिट को भी कवर कर रहा है। आप सबको पता होगा रिसीव इन एडवांस का मतलब वो पैसा जो एडवांस में आया, और जो पैसा एडवांस में आता है वो हमारे लिए लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी कहाँ रिपोर्ट होती है? बैलेंस शीट के अंदर। ये बात तमाम स्टूडेंट्स को मैंने बार बार पढ़ाई है, बताई है, ठीक है। बहरहाल, अगर मैं इसको नॉन प्रॉफिट कंसर्न को मजीद आगे बढ़ाने जाऊँ, तो एक एमसीक्यूज है रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या है? तो बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट इज द समरी ऑफ कैश बुक। क्या बात कही? रिसिप्ट एंड पेमेंट इज द समरी ऑफ कैश बुक। अब एमसीक्यूज एक जो बड़ा टेक्निकल है, जो बच्चे गलती करेंगे, रिसिप्ट और पेमेंट किस किस बेसिस पर है? बच्चा बोलेगा सर क्या कहना चाह रहे हैं? जिस तरह अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करता है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करता है, या दोनों को फॉलो, ए एंड बी बोथ, यानी दोनों को फॉलो करता है, या नन ऑफ दीज, किसी को फॉलो नहीं करता। तो रिसिप्ट और पेमेंट जो है वो कैश बेसिस अकाउंटिंग को फॉलो करता है, अक्रूवल को फॉलो नहीं करता। अलबत्ता इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो किसको फॉलो करता है? अक्रूवल बेसिस को फॉलो करता है। ख्याल करना, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट अक्रूवल बेसिस को फॉलो करता है। अच्छा, अगर मैं और आगे आपसे अगर एमसीक्यूज को मजीद आगे बढ़ाना चाहूँ और मजीद आपसे बहस करूँ इस पर, तो हाँ, एक आपने वैसे ये चीज़ सीखी हुई है, जब हमारी इनकम ज़्यादा एक्सपेंस है, यानी जब हमारी इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंस कम है, तो उसको हम प्रॉफिट कहते हैं आमतौर पे, लेकिन इस टॉपिक में प्रॉफिट को हम सरप्लस कहते हैं। इसी बात को मैं वाइस वर्सा कर दूं, वाइस वर्सा का मतलब उलट कर दूं। उलट क्या? एक्सपेंस ज़्यादा इनकम कम। अगर एक्सपेंस ज़्यादा है और इनकम कम है तो बेटा फिर वो हमारे लिए क्या है? फिर वो हमारे लिए लॉस है, और इस टॉपिक में लॉस को हम डेफिसिट अमाउंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, सिंगल एंट्री पर आता हूँ। तो बेटा सिंगल एंट्री पर एक एमसीक्यूज बड़ा चलता है कि बैलेंस शीट को इस टॉपिक में आप क्या कहते हैं? तो आप कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। फिर चंद वो एमसीक्यूज बनाते हैं टेक्निकल वे में, जिस तरह वो आपसे बोलेगा कि कैपिटल एट एंड और ड्राइंग को ऐड करके एडिशनल इन्वेस्टमेंट, और एडिशनल इन्वेस्टमेंट के अलावा कैपिटल एट स्टार्ट को माइनस करके जो आंसर आता है उसको आप क्या कहते हैं? तो उसको आप ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अनएडजस्टेड प्रॉफिट में क्या ऐड होता है? तो याद रखिएगा प्रीपेड और अदर इनकम। अदर इनकम की जगह पर एक्रीड इनकम भी लिखा हो सकता है, अदर इनकम की जगह पर एक्रीड इनकम भी लिखा हो सकता है, आपने इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा, एसेट में से लाइबिलिटी को माइनस करने के बाद जो आंसर आता है उसको आप कैपिटल कहते हैं। ये बात आपने कैपिटल एट स्टार्ट और कैपिटल एट एंड निकालते हुए सीखी थी। अच्छा, याद रखिएगा स्टेटमेंट वो ये पूछेगा एसेट और लाइबिलिटी कौन से मेथड से कैलकुलेट होता है? एसेट और लाइबिलिटी कौन से मेथड से कैलकुलेट होता है? तो उस मेथड का नाम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है। आप ख्याल करना, उस मेथड का नाम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है। ये चंद और टेक्निकल वे में अगर बात करें इस यहाँ से सिंगल एंट्री की, तो याद रखिएगा बेटा सिंगल एंट्री वो इदारे बनाते हैं जो डबल एंट्री अकाउंटिंग को
फॉलो नहीं कर सकते, ये रख नहीं सकते डबल एंट्री के हिसाब किताब को, वो बनाते हैं, या फिर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस बनाती है। ये चंद और सिंगल एंट्री का दूसरा नाम क्या है? अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स इसका दूसरा नाम है। तो अगर आप इन बातों को ख्याल करेंगे तो सिंगल एंट्री भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। बाकी अगर टॉपिक की बात पूछते हैं ना, जिस तरह अक्रूड इनकम नेचर वाइज क्या है, तो नेचर वाइज एसेट है। तो ये अगर वो जो क्लासों में कंसेप्ट पढ़े हुए आपने, अगर ये बातें पता है तो आपको वहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब मैं ज़रा सिंगल एंट्री से आगे बढ़ता हूँ। नॉन प्रॉफिट कंसर्न हो गया, डेप्रेशन हो गया, रिटेन अर्निंग हो गया। आइए अब ज़रा डिस्कशन करते हैं कंपनी पर। बेटा पहले तो आपको कंपनी का एक बड़ा एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा चलता है कि जो 7 लोग, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, 7 लोग इनिशियली तौर पर इनिशिएटिव लेते हैं कंपनी को फॉर्म करने का, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम प्रोमोटर्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर एक एमसीक्यूज चलता है जो कंपनी को मैनेज करता है। वर्ड सुनना है, मैनेज। जो मैनेज करता है उसको क्या कहते हैं? उसको प्रोमोटर्स नहीं कहते, उसको कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा, इसके अलावा कंपनी से रिलेटेड कंपनी में ऑर्डिनेंस कौन सा है? तो बेटा अगर एमसीक्यूज में हो 1984 तो उसका आंसर 1984 है। और वो कब चेंज हुआ? वो चेंज हुआ है 2017 जनवरी 2 को वो चेंज हो गया, ठीक है। अच्छा, आपको बार बार ये बात पूछ रहा है एमसीक्यूज के अंदर, रजिस्टर्ड कैपिटल को ऑथोराइज कैपिटल कहा जाता है। एक ईयर में मिस्टेक आई हुई है, कह रहा ऑथोराइज कैपिटल को हम क्या कहते हैं? तो उसके आंसर में रजिस्टर्ड कैपिटल नहीं है और उसका आंसर गलत है। तो आप जब उस एमसीक्यूज को पढ़ें उस आंसर को जहन में बसाइएगा। ऑथोराइज कैपिटल को सिर्फ रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं या ऑथोराइज कैपिटल कहते हैं, इसके अलावा इसका और कोई आंसर नहीं है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं कि शेयर्स क्या होता है, तो याद रखना इस जो कैपिटल के छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं उसको हम शेयर्स कहते हैं। फिर आपने वो चीज़ पढ़ा है काइंड्स ऑफ शेयर्स एप्लीकेशन में, अगर आपको याद हो मैंने बताया था सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब। जब ऑफर से ज़्यादा रिसीव हो जाए तो उसको आप क्या कहते हैं? ओवर सब्सक्राइब कहते हैं। वो ऑफर से कम हो तो उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप अंडर सब्सक्राइब कहते हैं। तो ओवर सब्सक्राइब वाला तो आपसे वहाँ पूछा हुआ है उन्होंने मॉडल पेपर के अंदर। अच्छा, फिर अगर मैं आपसे आगे आगे बात करूं, ओवर सब्सक्राइब के अलावा कंपनीज से काफ़ी एमसीक्यूज बनते हैं। जिस तरह पार वैल्यू का दूसरा नाम क्या है? तो पार वैल्यू का दूसरा नाम फेस वैल्यू होता है, या नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर भी कह सकते हैं। अगर वो आपसे ये कह दें व्हाट इज नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर इट मीन्स, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है पार वैल्यू या फेस वैल्यू। तो ये चंद एमसीक्यूज कंपनी अकाउंटिंग से रिलेटेड थे जो मुझे इस वक्त ज़्यादा याद आए तो मैंने आपसे डिस्कशन कर लिया। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप पर आऊं, तो पार्टनरशिप पर आप सबको पता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट को आप पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं और अगर इससे आगे बढ़ाकर अगर बात करूं तो एक एमसीक्यूज ये आता है कि अगर एग्रीमेंट में साइलेंट है, वो साइलेंट का मतलब कुछ भी नहीं लिखा हुआ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करने के बारे में, तो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो याद रखिएगा बेटा, प्रॉफिट को उस सूरत में आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यानी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ये बात मैंने आपको 2012 लिक्विडेशन पढ़ाते हुए बात बताई भी थी। अच्छा खैर, बहरहाल इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक मर्जीरेशन बिजनेस से एक एमसीक्यूज बनता है। वो एमसीक्यूज क्या है कि दो इंडिपेंडेंट बिजनेस या दो अलग अलग बिजनेस को मिलाने को आप क्या कहते हैं? तो याद रखना उसको कहते हैं मर्जीरेशन या मर्ज, ठीक है, मर्जीरेशन या मर्ज, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे बेटा पार्टनर्स की कम से कम तादाद क्या होती है? 2। ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डिनरी बिजनेस में कितना होता है? 20। अच्छा, अगर मैं इससे आगे बात करूं